क्या स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर्ली? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस सबसे पहले हम देखते हैं वन बाय वन। गैसेस और देयर मिक्सचर्स आर होमोजेनियस इन कंपोजिशन। क्या तुम मुझे बता सकते हो होमोजेनियस मतलब क्या होता है? सर they can completely mix. They can completely mix. NaCl plus water is homogeneous or heterogeneous? Homogeneous. Homogeneous. Sand plus NaCl? Heterogeneous. Heterogeneous. हेट्रोजीनियस। तुम इंटरप्रेट सही कर रहे हो, सब कुछ सही है, बट स्टिल एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिली। और क्या होगी एग्जैक्ट डेफिनेशन होमोजेनियस की? पवन, कैन यू हियर मी? यस सर। Yes, sir. क्या होगी डेफिनेशन? होमोजेनियस, Sir, having- यूनिफॉर्म। Sir, homogeneous are the mixture which complete mixture and do not appear in layers. चलो, होमोजेनियस मींस, ठीक है, काफी बच्चों ने सही बोला है, बट मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाऊंगा होमोजेनियस की, तो इसका डेफिनेशन होगा विच हैज सेम फेज throughout द बल्क। पूरे बल्क में जिसका सेम फेज होगा। अब क्वेश्चन आता है सेम फेज का मीनिंग क्या हुआ? क्या तुम स्क्रीन में, शेयर्ड स्क्रीन में और बोर्ड पर स्विच कर पा रहे हो प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, बोर्ड पे देखना है ना अभी। विच हैज सेम फेज थ्रू आउट द बल्क, सेम फेज है, इसका मतलब ये हुआ विच हैज, मैं सेम फेज की डेफिनेशन लिखा हूं ना, विच हैज सेम स्टेट ऑफ मैटर एंड डेंसिटी, सेम स्टेट ऑफ मैटर एंड डेंसिटी थ्रू आउट। देखो, सेम फेज मतलब स्टेट ऑफ मैटर तो सेम होना ही चाहिए, सॉलिड है तो सब सॉलिड, लिक्विड है तो सब लिक्विड, गैस है तो सारे गैसेस, क्लियर? बट एट द सेम टाइम इफ वी गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन दे मस्ट हैव सेम डेंसिटी। डेंसिटी शुड नॉट बी डिफरेंट। गैसेस हमारे रूम में जो प्रेजेंट है, तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओ, हर पॉइंट पे गैसेस की डेंसिटी सेम हो, so they are always homogeneous. Heterogeneous, solid liquid, solid solid, liquid liquid बना सकते हैं, clear? Oil plus water, oil will not mix properly in water, oil की लेयर अलग, water की लेयर अलग है, तो दोनों liquid, but if we go from one to another place, we can have different density, oil की अलग, water की अलग. Is that okay? Yes So sir. homogeneous का Yes, sir. definition. Yes sir. Okay. Heterogeneous का definition लिखना होगा, तो बस which do not have same phase throughout the bulk. So what phase means same state of matter as well as same density. Density को तुम composition भी लिख सकते हो। चलो अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। Gases have very low density due to negligible intermolecular forces. उनकी डेंसिटी काफी कम होती है बिकॉज ऑफ वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दे डू नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। यदि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होंगी तो उनके बीच का वॉल्यूम, स्पेस ज्यादा हो जाएगा। यदि स्पेस ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज मोर, डेंसिटी इज लेस। सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 1/1000 टाइम्स होती है, ठीक है? Gases have infinite expansibility and high compressibility. तो एक्सपेंसिबिलिटी मतलब जितना वॉल्यूम तुमने दे दिया उसे, उतने वॉल्यूम तक वो एक्सपेंड होती चली जाएगी इनफाइनाइट तक। जबकि सॉलिड लिक्विड ऐसे नहीं होते ना कि इनफाइनाइट वॉल्यूम में जा रहे हैं। कंप्रेसिबिलिटी भी सेम हो गया, तुम उसको कंप्रेस करोगे तो मॉलिक्यूल क्लोज भी आते जाएंगे,
काफी क्लोज आ जाएंगे, ऑलमोस्ट जीरो वॉल्यूम तक चले जाएंगे। फोर्थ, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस पे एक्सर्ट कर रही है प्रेशर, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। गैसेस पोजेस हाई डिफ्यूजिबिलिटी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। फोर्थ पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो चलो सर। जल्दी से फर्स्ट 5 पॉइंट्स कॉपी कर लो, तुम्हें कॉपी करना है ना लेक्चर नोट्स में। डन सर। देखो डिफ्यूजिबिलिटी का क्या मतलब होगा। डिफ्यूजिबिलिटी, लेट्स से some gases are present inside this room, जिस रूम में अभी हम बैठे हुए हैं। इफ यू ओपन द विंडो, बाहर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है, कोल्ड सीजन है या विंटर सीजन है, थोड़ा कोल्ड है बाहर। जैसे ही हम विंडो ओपन करेंगे, कैन वी फील दैट सम ऑफ द एयर इज बेसिकली वी आर फीलिंग सम कोल्ड एयर, कुछ टेम्परेचर हमें कम सा फील होगा, ठंडा हमें फील होगा। तो सम ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स आर कमिंग इनसाइड द रूम, at the same time some of the air molecules going outside the room, so there is no pressure difference. The pressure inside the room is 180 atm, outside the room is 180 atm. Still under the similar pressure difference, gases are moving in and going out. Such kind of phenomena is called diffusibility. हमने एक सॉलिड को रखा है, सॉलिड कभी भी उसके रूम के बाहर नहीं जाएगा। लिक्विड को रखा है, लिक्विड फ्लोर तक फैल जाएगा, इतना ठीक है, बट वो पूरे हवा में नहीं चलेगा। तुमने कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स में एक बॉक्स उसको ओपन किया, उसका जो स्मेल है पूरे रूम में आ जाएगा, गैसेस के मॉलिक्यूल हर जगह चले जाएंगे। इसे डिफ्यूजिबिलिटी कहा जाता है। द वर्ड डिफ्यूजिबिलिटी मींस इट इज अ मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ऑल द डायरेक्शन इवन अंडर द सिमिलर प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस ना हो, होगा तो और मूव करेगी, नहीं है तब भी जो उसका मूवमेंट है उसे डिफ्यूजिबिलिटी कहा जाता है। क्या इतना क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते कैन यू हैं। प्लीज गिव दिस डेफिनेशन इन रिटन? डिफ्यूजिबिलिटी मैं लिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ बोर्ड पर। क्लियर? सर डिक्टेट किया तो चलेगा? लिखा देता हूँ, मैं सभी लिख देंगे। मतलब मैंने भी जो डिक्टेट किया था एक्सप्लेनेशन के हिसाब से किया था, लिखने के हिसाब से नहीं किया था, बट लिख लो चाहो। द वर्ड डिफ्यूजन, it is the intermixing of gas molecules under the similar pressure, it is the intermixing of gas molecules under the similar pressure. बिना प्रेशर डिफरेंस के जो मूवमेंट होता है, मिक्सिंग होती है, उसे डिफ्यूजिबिलिटी कहते हैं। थैंक यू सर। चलो आयुष, जस्ट रीड 6th point. Gases do not have definite shape and volume like liquids.
Because of high diffusibility, because of high movement of gaseous molecules, they do not have definite or fixed shape. जिस भी शेप में जाएंगे उस शेप की हो जाएंगे. क्लियर? जैसे लिक्विड भी इवन यही होता है, लिक्विड का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, सिर्फ सॉलिड का फिक्स शेप होता है. हम सॉलिड में बोलते हैं इसका सिलेंड्रिकल शेप है, इसका शेप है. लिक्विड और गैसेस का कोई शेप नहीं होता. कंटिन्यू 7 पॉइंट. Gaseous molecules move very rapidly in all directions in a random manner. That is, gases have highest kinetic energy. Kinetic energy bolo, thermal energy bolo, both are similar thing. Gaseous molecules move very rapidly in all the directions in a random manner. That is, gases have highest kinetic energy. क्या 7 पॉइंट भी क्लियर है? सिंपल है. भाग्यश्री, कौशल, समझ में आया 7 पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो मुक्ति नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो. 8. Yes, sir. Gaseous molecules collide with one another and also with the walls of the container. So during their movement, during their random movement in all the directions, gaseous molecules can collide with each other and they can also collide with the wall of the container. And the pressure of gases is basically there due to their this continuous movement, due to their random movement in all the directions. जब वो मूव कर रहे हैं, वो कुछ कोलाइड हो रहे हैं और उस कोलिजन के कारण वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. Is that okay? 8 point. Yes. Continue 9. Gases can be liquefied if subjected to low temperatures and high pressures. Gases can be liquefied if subjected to low temperature and high pressure. क्या तुमने ऐसा कोई एग्जांपल देखा है तुम्हारे आसपास कभी कि गैसेस लिक्विफाइड हो गई हो? जैसे सर, we have studied about carbon dioxide. मुझे रियल लाइफ का कोई एग्जांपल रिलेट करके बताओ. और वो एग्जांपल हर कोई अपने घर पे देख सकता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. क्या ऐसा कोई एग्जांपल जो तुम्हारे आसपास जिसमें लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे गैस लिक्विफाइड हो गई हो? So fog and dew. Fog and dew, not exactly, क्योंकि वहां पे प्रेशर वेशर का तो लेना देना है नहीं. घर के अंदर, चलो ये भी बताता हूँ, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में वो ऐसा सेटअप नहीं होगा जिसमें एग्जांपल ना हो. हर किसी के घर में ऐसा सेटअप होता है. Sir, when we take cold water in refrigerator and air condition. रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन दोनों में ही हमेशा कंप्रेसर होता है. कंप्रेसर क्या करता है एग्जैक्टली? एयर को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करता है. रेफ्रिजरेटर में भी कंप्रेसर, जिसे कंडेंसर भी कहा जाता है, तो कंप्रेसर कंडेंसर, क्लियर? उसके बिना रेफ्रिजरेटर कभी काम नहीं करता है. एयर कंडीशन यदि स्प्लिट ऐसी है तो उसका कंप्रेसर बाहर रखा होता है. देखा है कभी विंडो के बाहर कहीं पे भी जहां जगह होती है वहां फैन घूमता है. तो बेसिकली दे क्रिएट हाई प्रेशर. वो हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं. अच्छा, तुमने हर एसी और रेफ्रिजरेटर में एयर वेपर, जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, उसको लिक्विड में H2O में कन्वर्ट होते देखा है? हर बार एसी से एक आउटलेट निकला होता है जिससे पानी टपकता होता है. Yes, sir. वाटर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वाटर? एसी में कहीं से वाटर का इनलेट थोड़ी कूलर जैसा. एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर है, उसे वो जब हाई कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर पर और टेम्परेचर एसी का लो हो जाता है, तो बेसिकली वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दे कैन, वाटर वेपर दे आर द फॉर्म ऑफ गैस. गैसेस को कन्वर्ट कर दिया हमने लिक्विड, राइट? यस सर. विदाउट किसी को भी इसमें? No, sir. No, sir. चलो नचिकेत, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो. thermal energy of gases, molecular attraction. वो जो साइन है ना, एक साइन होता है ग्रेटर देन, दो साइन है मच ग्रेटर देन, राइट?
If you have single sign, we call it greater. If you have double sign, we call it much greater. Yes, sir. So thermal energy of gases are much greater than molecular attraction. Next. Gases undergo similar change with the change of temperature and pressure. In other words, gases obey certain laws known as gas laws. Basically, gases undergo similar changes with the change of temperature and pressure. That means if we have oxygen gas, if we have nitrogen gas, if we have carbon dioxide, कोई भी गैसेस को ले लोगे, तुमने उसका टेम्परेचर डबल किया तो वो प्रेशर डबल होगा. जस्ट एग्जांपल. तो ऐसा नहीं है नाइट्रोजन का अपना अलग बिहेवियर, ऑक्सीजन का अलग, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग, हीलियम का अलग, नियोन का अलग. तो गैसेस अंडरगो सिमिलर काइंड ऑफ चेंजेस व्हेन वी चेंज देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर. और उनको जो रिलेट किया जाता है वो गैसेस लॉ से किया जाता है. वो भी हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है सेपरेट, गैसेस स्ट्रिक्ट, वहां पर देखेंगे. राइट, चलो कॉपी कर लो सारे पॉइंट्स. यश, तनिष्का, जब भी कॉपी हो जाए कंफर्म करना. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ठीक है. अच्छा, जिसके कुछ लेक्चर मिस हुए हैं, लेक्चर नोट्स कॉपी नहीं किए, मैं शेयर करूंगा, लेक्चर नोट्स कॉपी कर लेना सारे. प्लस एट द सेम टाइम बेटर है जो वीडियो लेक्चर्स है वो देखकर तुम लेक्चर नोट्स कॉपी करते चले जाना. वो बेटर Yes, ऑप्शन है. sir. सुन रहे हैं, सुनते सुनते कॉपी कर लो. चले हम आगे. Yes, sir. Measurable properties of gases. First one, temperature. I don't need to define the temperature कि क्या होता है, सभी को पता है. It is a degree of hotness or coldness, whatever.
इट इज डिनोटेड बाय टी। क्लियर? मुझे सिर्फ डिफरेंट यूनिट्स हैं जो टेम्परेचर के, उन्हें रिलेट करना है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100 -0। टेम्परेचर इन केल्विन -273.15 अपॉन 373.15 -273.15। टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 212 -32। क्या ये हमने पहले लिखा है लास्ट लेक्चर या उसके पहले? नो सर। No, sir. ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको कैसे मेमोराइज करना है ये भी बता देता हूँ। दिस 0, 273 एंड 32, दिस आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट है इन रिस्पेक्टिव स्केल, इन डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन, इन फ़ारेनहाइट। डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है, क्वांटिटी है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। So basically, temperature in degree Celsius minus freezing point upon boiling point minus freezing point in degree Celsius. Same in Kelvin, same in Fahrenheit. Clear? Yes, sir. और अब मैं डिराइव करके बताऊंगा कि कहां से आया है। शायद काफी बच्चों को ये आइडिया होगा, तुम ऐसा करते होंगे ना, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 9/5। ये फॉर्मूला काफी लोगों को पता होगा। पढ़ा है कभी अभी तक कभी कहीं भी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस यहीं से डिराइव होता है ना। ये आता है 180। तो 180 मैं वो भी बताता हूँ, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को रिलेट करना है। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 180 को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 5/9 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहीं से डिराइव होता है ये बेसिक इक्वेशन। और ये भी कहां से आई ये भी मैं बताया था। क्वेश्चन का मैसेज था सर, प्रेशर डिफरेंस हुआ तो डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन, इफ देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस देन द टर्म इज कॉल्ड इफ्यूजन नॉट डिफ्यूजन। यदि प्रेशर डिफरेंस होता है तो वो जो इंटरमिक्सिंग वाला टर्म है उसे हम इफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर? जैसे गैस सिलेंडर से गैस का लीक होना, एक बैलून को पंचर करते हैं तो गैस बाहर लीक होगी अंडर द प्रेशर डिफरेंस। इज इट ओके क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. हो गया है कॉपी? और मैं अगेन रिपीट कर बोल रहा हूँ वापस से, तुम्हें लेक्चर नोट्स बहुत प्रॉपरली बनाने हैं। जब तुम्हें सेंटर पे बुलाया जाएगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, क्लियर, और एक बार बुलाया जाएगा विद इन अ मंथ, तब तुम्हारे लेक्चर नोट्स भी बुलाए जाएंगे और चेक किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये जो भी हम करा रहे हैं ऐसा नहीं कि टाइम पास है ना, 11th में ये सारी चीजें होंगी तो तुम्हारे लिए वापस नहीं होंगी, तो तुम्हें अच्छे से लिखना ही। सर इट इज, हाँ इट इज 9/5 नॉट 5/9। वो 180 अपॉन 100 आता, तो 9/5 होता है। चेंज कर लेना, इट शुड बी 9/5। सर यस, सर अभी आपने जो इक्वेशन लिखी थी सर वो नहीं समझी। वो मैं डिराइव कर रहा हूँ। क्लियर? अभी ट्राई करो समझने का। ओके सर। मैं उसी को डिराइव करता हूँ। देखो,
टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब 100 डिग्री सेल्सियस तक हम इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। बीच में से 100 सेक्शंस होंगे डिग्री सेल्सियस के, 1 2 3 4 अप टू 100। केल्विन में 273 से स्टार्ट होगा, 373 तक जाएगा। सो बेसिकली इसमें भी 100 सेक्शन होंगे, राइट। ये फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का केल्विन में, ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन में। अब आते हैं हम फ़ारेनहाइट पर। फ़ारेनहाइट में am I audible? Yes, sir. Yes. चलो, बीच में शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया था। तो हमने 3 डिफरेंट स्केल्स देखे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। बेस ले लिया फ्रीजिंग पॉइंट तीनों में और टॉप पॉइंट ले लिया बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब एज्यूम करो हम किसी टेम्परेचर पे, जैसे हम यहाँ पर है, हम यहाँ से टेम्परेचर को राइज करते हैं। मैं इसमें आ गया 0 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर? उसको मैं सी लिख देता हूँ। अब मुझे इस 40 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग ये बताना है केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा एंड फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ये बताओ, हमने 40 डिग्री पे आए हैं तो ये कितना परसेंट कवर किया इस स्केल का? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 100 डिग्री। कैन वी से दैट वी हैव कम अप टू 40% फ्रॉम द बॉटम। ये पूरे स्केल का जो भी साइज होगा उसका 40% हमने कवर कर लिया है। बोल सकते हैं ऐसा हम? हाँ सर। तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वॉट एवर द टेम्परेचर, लेट वो 40 था तो मैंने 40 लिखा, -0 मतलब ये वाला पॉइंट, दिस माइनस दिस, ये डिफरेंस आ गया, अपॉन दिस बाय दिस। इसका 40% है, इस पूरे स्केल का 40% है, तो ऊपर 100 है नीचे 0 है, तो टेम्परेचर ओवर हियर -0 अपॉन दिस माइनस दिस, ये फ्रैक्शन आ रहा है 40%। क्या इसका भी हम 40% राइज करेंगे और इसका भी 40% राइज करेंगे? इफ ऑल सेक्शंस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैंने एक स्केल में इफ वी आर गोइंग अप टू 40%, देन डेफिनेटली इन सेकंड एंड थर्ड स्केल वी आर गोइंग अप टू द सेम लेवल 40%। समझ में आ रहा है? एक स्केल में टेम्परेचर 40% से राइज हुआ तो दूसरे सिस्टम में भी 40% से राइज होगा। इसका टेम्परेचर आ गया लेट से के और इसका टेम्परेचर आ गया एफ, फ़ारेनहाइट को एफ, केल्विन में के। तो K minus this 273.15 upon this minus this total. So Kelvin minus 273 upon 373 minus 273.15, ठीक है, उतना इग्नोर कर दिया अभी। तो this minus this upon this minus this, यहाँ पे जैसा किया था हमने, is equal to temperature in Fahrenheit, यहाँ पर कहीं पर minus this upon total Fahrenheit minus 32 upon 212 minus 32. So we can relate this fraction should be equal to this fraction should be equal to this fraction. या परसेंटेज बोलने हैं उसको, परसेंटेज निकालना तो into 100 into 100 into 100 वो कैंसिल हो गया। क्या ओजस, नचिकेत, पवन ना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको, अब ये तो 3 स्केल है, तुम्हें और आर्टिफिशियली कोई और 2 स्केल डिजाइन करके दे दी जाए, तुम मुझसे रिलेट कर पाओगे इजीली? टेम्परेचर इन दैट स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। Yes, sir. चले हम आगे। Yes, sir.
कॉपी करो, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं चलिए। सर वो ऊपर का नहीं दिख रहा है? क्या अमाउंट ऑफ गैस? क्या नहीं दिख रहा है? कहां से दिख रहा है? दिखना तो चाहिए। सर सब दिख रहा है। हाँ दिखना तो चाहिए, क्योंकि मेरे भी दूसरे स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है सब। अभी दिख रहा है पवन? हाँ सर अभी दिख रहा है। ठीक। डन। हम्म। Amount of gas can be expressed in terms of moles and mass. Number of moles of gases is weight of the gas in gram divided by molecular mass. पर वेट लिया गैस का इन ग्राम में, नीचे मोलिकुलर मास लिया, वेट बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स। ऑलरेडी हमने काफी कुछ कैलकुलेशन किया है। जिन बच्चों ने कुछ लेक्चर मिस किए हैं उनके लिए लिखा है ना। नंबर ऑफ मोल्स को वेट अपॉन मोलर वेट लिख सकते हैं। वॉल्यूम वी, देखो वॉल्यूम थोड़ा सा गैसेस के लिए अलग वे में डिफाइन होता है। हमसे कोई बोलेगा इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, तो बेसिकली सॉलिड का वॉल्यूम होता है व्हाटएवर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। जो भी इसके मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है वो सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर? अब हमसे पूछा गया लिक्विड का वॉल्यूम क्या है। लेट्स इस वेसल में इतना लिक्विड है, इतना वाटर है, इतने वाटर का जो भी वॉल्यूम हुआ वो उसके बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। उतने मॉलिक्यूल्स थे वहां पर। मैं इसमें यदि अपना हैंड डिप करूंगा तो डेफिनेटली वो हैंड में लिक्विड आ जाएगा, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। बट इन केस ऑफ गैसेस द वॉल्यूम इज डिफाइंड इन द डिफरेंट मैनर। मैं सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकता हूँ ना, इस सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया सकता, इसके मॉलिक्यूल्स को, एक किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को मैं कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली मैं लिक्विड को भी ऐसे कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा। यदि मेरे पास 1 लीटर का कंटेनर उसमें 1 लीटर वाटर है तो डेफिनेटली मैं उसे कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा, लिक्विड बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। बट कैन बी कंप्रेस गैसेस वॉल्यूम। मेरे पास एक गैसेस कंटेनर है, क्लियर? मैं लेकर आता हूँ, तो एक मिनट। ये एक कंटेनर है जिसमें कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल थे। इसका एयर पूरा एयर टाइट है। स्टिल आई कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। मैं इसके वॉल्यूम को कम ज्यादा कर पा रहा हूँ, मैं गैसेस के वॉल्यूम्स को कम ज्यादा कर पा रहा हूँ। इवन मैं और फोर्स लगाऊंगा तो ये और भी कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एकदम प्लेन भी हो जाएगा। क्लियर? तो द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज नॉट बेसिकली वॉल्यूम ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स को तो अभी भी कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं हम? If we have a vessel, in this vessel if gaseous molecules are present, there is a lot of distance between gaseous molecules. उनके बीच में जो distance है बहुत ज्यादा है। We are just decreasing the distance of gaseous molecules. हम उनके बीच के distance को कम कर रहे हैं। अब तुमसे पूछा जाएगा इस कंटेनर में जो गैसेस है उनका वॉल्यूम क्या होगा? वो वॉल्यूम होगा व्हाटएवर द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब उनके इंडिविजुअल वॉल्यूम तो बहुत कम है। इट इज अ वॉल्यूम व्हिच इज अवेलेबल फॉर देयर मूवमेंट। गैसेस जिस कंटेनर में प्रेजेंट है, जहां तक वॉल है, बाउंड्रीज हैं, वहां तक गैस मॉलिक्यूल मूव करेंगे और वो सारा का सारा गैसेस का वॉल्यूम होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन होगा। इट इज अ वॉल्यूम व्हिच इज अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल।
not the volume of their gaseous molecules. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होने के बजाय जो फ्री स्पेस उनके बीच में अवेलेबल है उसका वॉल्यूम होता है। हम काफी बार हमने पढ़ा होगा, सुना होगा, बट इतना रियलाइज नहीं किया होगा शायद। क्या इतना समझ में आता है? आर्य, अर्चित, कौशल, इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. sir. तनिष्का, Yes, श्रेया, sir. Yes, sir. सर एक डाउट है बोलो। सर। कुछ सॉलिड होते हैं सर, जैसे इरेजर या सोप लिया, तो सर उसमें अगर हमने कुछ पॉइंट किया, पिन वगैरह पॉइंट की सर, तो कंप्रेस तो नहीं होता है सर, पर दूसरे साइड से वो पिन अगर बाहर आती है तो उतने पार्ट में के मॉलिक्यूल का क्या होता है? वो साइड हो जाते हैं, उसका शेप चेंज हो जाता है बेसिकली। यदि मैं एक रबड़ में कुछ मिन कर रहा हूँ तो बेसिकली मुझे इतना फील नहीं होगा, बट वो डेफिनेटली आइट साइड से थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जिनमें, जैसे फॉर्म की मैं बात करूँ, फॉर्म का जो फॉर्म सॉलिड होता है उसको हम बहुत कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो फॉर्म इज नॉट 100% सॉलिड, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड गैस। जो कंप्रेस कर रहे हैं ना, वो गैसेस को कंप्रेस कर रहे हैं। उन फॉर्म में सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ गैसेस भी होती है। यदि इरेजर की भी बात करें, पोर्स इरेजर भी रहते हैं इवन ना थोड़ा सर, सा, क्या, हाँ वही जैसे पोर्स जो पोर्स है, रहते, पर ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट में पोर्स नहीं होते ना सर। नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, तुम समझो। सॉलिड ऑब्जेक्ट में भी पोर्स हैं, उन पोर्स में गैसेस हैं, so that is not 100% solid, that is combination of solid and gases. इवन पता है, फॉर्म इज अ टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन which contain gases in the solid. ये एक सॉल्यूशन की कैटेगरी में काउंट होता है। यदि हम साइंटिफिकली जाएंगे तो फॉर्म इज नॉट अ सॉलिड। क्लियर? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें फोर्स है, जिसमें गैसेस मॉलिक्यूल जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ सॉलिड। उसे सॉलिड की कैटेगरी में काउंट ही नहीं किया जाता, वो सॉल्यूशन की ओके कैटेगरी सर। में आता है। हाँ साइंटिफिकली सर। अब डेली रूटीन में हम बोल देते हैं जो भी बोलना है।
डन सर। ठीक है, चलो वॉल्यूम का डेफिनेशन लिखा हमने, यूनिट्स देख लेते हैं। ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज 10 to the power 3 लीटर और डेसीमीटर क्यूब। लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब बोथ आर सेम। 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी और मिलीलीटर, all three are same. So yeah, if we want to write 1 liter means 1000 ml, 10 to the power 3 ml. So meter cube 1000 liter, 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। तुम बता सकते हो इसको डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, कैसे डिफाइन किया जाता है? सेंटीमीटर क्यूब को मैं डिफाइन करता हूँ। When we take one cube of side 1 centimeter, then the volume of that cube will be 1 centimeter cube. 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter. 1 cross 1 cross 1. ऐसा डेसीमीटर क्यूब कैसे डिफाइन होगा? Anyone please? सर क्यूब ऑफ साइड 1 1 डेसीमीटर। ml। और डेसीमीटर होता क्या है ये बताओ मुझे। 10 raised to minus 1 meter। बेसिकली द वर्ड डेसी, डेसी मीन्स 1/10। जहां भी डेसी आएगा, डेसी मीन्स 1/10 ऑफ मीटर, डेसीमीटर 1/10 ऑफ मीटर, मतलब ये हो गया 10 सेंटीमीटर। सो व्हेन यू टेक अ क्यूब, क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसमें ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? सो 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, तो बेसिकली 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर को बोला जाता है डेसीमीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। तो जब तुम एक क्यूब लोगे जिसके साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर होता है। क्या इतना क्लियर है? यस सर। 1 डेसीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और पॉइंट इसको हम 1 डेसीमीटर लिख सकते हैं। 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर एंड 1 डेसीमीटर बोथ आर सेम। एक और फ्रिक्वेंटली यूज्ड यूनिट है, नॉट इन अवर सिलेबस, नॉट इन इंडिया, बट यस कुछ अमेरिकन कंट्रीज में, यूएस वगैरह में ये यूज होता है, 1 गैलन। कितने लीटर होता है 1 गैलन में? इवन इफ यू गो फॉर द परचेस ऑफ मिल्क, इफ यू गो फॉर द परचेस ऑफ पेट्रोल, फ्यूल, डीजल, कुछ भी खरीदने जाओगे गैलन से ही मिलता है। 1 गैलन इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? Anyone? 3.7 liters. हमारे सिलेबस में मुझे नहीं ध्यान है कहीं भी यूज आएगा, बट ठीक है पता होना चाहिए। 3.785 लीटर 1 गैलन। यूएस में जनरली वेट का यूनिट चलता है ओस, पाउंड। क्लियर? पाउंड्स में ज्यादा काउंट करते हैं, विच इज रफली 420 और 430 ग्राम कुछ इतना होता है, और वॉल्यूम चलता है गैलन।
चले हम आगे, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Fourth, pressure denoted by P. किया है कॉपी? Yes, sir. Pressure, it is a force exerted by the air or gas per unit area on the surface of vessel. जिस वेसल में वो प्रेजेंट है उस वेसल पे दे आर एक्सर्टिंग सर्टेन फोर्स, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया, 1 यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट, व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज पीए, दैट इज पास्कल. 1 Pascal, 1 Newton per meter square, both are same. Now we have some more units for pressure. Atmospheric pressure, PATM, it is a pressure exerted by the atmospheric air on the surface of Earth.
अर्थ के सरफेस पर जितना भी एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर एग्जिस्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका जो वैल्यू होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101,325 पास्कल। इतना होता है। which can also be written as 760 millimeter of Hg, millimeter of Hg and TOOR torr, ये दोनों सेम होते हैं, ध्यान रखना, शायद ये नया टर्म होगा तुम्हारे लिए, TOOR torr। तो 1 एटमॉस्फेयर 101,325 पास्कल, 760 millimeter of Hg, 76 centimeter of Hg कॉलम और 0.76 मीटर ऑफ Hg कॉलम, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। We have one more unit, 1 bar, which is 10 to the power 5 Pascal. 1 ATM होता है 1.01,325 10 to the power 5 Pascal। इतने पास्कल को हम लिख सकते हैं 1 बार, 1.01,325 बार। So 1 ATM and 1 bar are almost equal. Again, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए, इतना कैसे यूनिट को रिलेट करने हैं, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट। 1 ATM this many Pascal, mm of Hg, centimeter, meter of Hg, then 1 bar means 10 to the power 5 Pascal। फिर इसको हमने 1.01 लिखा, 10 to the power 5 लिख दिया, 1 ATM equal to this many bar, 1.01, so roughly 1 ATM 1 bar ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है ATM। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Can you derive relation between mm of Hg and Pascal? 1 mm of Hg equal to how many Pascal? बता सकते हो? One mm of Hg equal to how many Pascal? In Pascal. वन 133.3। ठीक है, देखते हैं। चलो 1 ATM equal to this many Pascal and 760 mm of Hg, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। So 760 mm of Hg means 101,325 Pascal. So 1 mm of Hg means 101,325 upon 760 Pascal. जब सॉल्व करोगे तो 133 पॉइंट कितना आता है एग्जैक्टली? 133.32. इतना और लिख लेना, 1
of Hg and 1 torr, TOR, both are same. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. सर एक मिनट. Now how to relate this characteristics? हमने प्रेशर देखा, वॉल्यूम देखा, नंबर ऑफ मोल्स देखे, टेम्परेचर देखा. So we can relate them using this equation called ideal gas equation. शायद 9th 10th में तुम पढ़ते हो इक्वेशन ऑफ स्टेट P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 by T2, राइट? पढ़ा है कभी ये 9th 10th में? Yes, sir. अब उससे भी बेटर इक्वेशन ये है, वो यहीं से डिराइव होती है. तो ये फंडामेंटल इक्वेशन है, ये हमें ध्यान रखना है बजाय इक्वेशन ऑफ स्टेट के. P प्रेशर, V वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है. दिस इज टेम्परेचर. अब क्वेश्चन आता है P V N T तो देखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? तो R के वैल्यू देखते हैं. फर्स्ट R के 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं. R का फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, विच इज रफली 25/3. 25/3 होता है एग्जैक्टली 8.33. ये 8.31 है. तो यार कैलकुलेशन के लिए कभी कभी ये यूज कर लेते हैं. और ये एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट. अब यदि हमने आर का वैल्यू एसआई यूनिट में लिया है तो क्वेश्चन क्या आता है, प्रेशर वॉल्यूम इनको किस यूनिट में लेंगे? डेफिनेटली सेम एसआई यूनिट में लेंगे. तो आर का ये वैल्यू कब यूज करना है? व्हेन प्रेशर इन पास्कल, तब आर को यूज करो. व्हेन वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स तो वैसा ही रहेगा, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन, एसआई यूनिट. क्लियर? एन मोल. इसको पास्कल, इसको मीटर क्यूब में यूज करना है हमें, तो हम ये यूज कर पाएंगे. सेकंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, आर कैन बी 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन. तो मोल केल्विन तो चेंज नहीं हुआ है, बट ऊपर वाला यूनिट चेंज हो गया है. क्लियर? और इसको रफली हम लिख सकते हैं 1/12. 1/12 एग्जैक्टली होता है 0.0825. ये 21 है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस. इस केस में हमें प्रेशर को लेना है एटमॉस्फेयर में. एटीएम लिखा है, प्रेशर को एटमॉस्फेयर. वॉल्यूम को लेना है लीटर में. और टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन, उसमें तो सोचना ही नहीं है, एन को मोल्स में. इज दैट ओके? यहाँ पे एटीएम लीटर वाला है तो प्रेशर एटीएम, वॉल्यूम लीटर. ऐसा यूनिट है जूल, इसको प्रेशर को पास्कल, वॉल्यूम को मीटर क्यूब. क्या समझ में आता है इतना? Yes, आर्य, sir. अथर्व, आयुष, अर्चित, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वन मोर पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर जो हम इसमें यूज नहीं करते, पी इक्वल टू एनआरटी में से बाद में यूज करेंगे. 1.97 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन. ये रफली 2 ले लिया जाता है. इसे पी इक्वल टू एनआरटी में कभी यूज नहीं करेंगे, बट आर का कहीं और यूज आएगा, वहां पर
we don't have any value of R in which we can use pressure in Pascal, volume in liter. ऐसे क्रॉस कभी यूज नहीं कर पाएंगे. मीटर क्यूब एंड एटीएम. यदि एक एटीएम में दूसरा मीटर क्यूब में, या तो एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करो या मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करो. कन्वर्ट तो करना पड़ेगा. हाँ, ये एटीएम तो ये लीटर कंपलसरी है, ये पास्कल तो ये मीटर क्यूब कंपलसरी. वी कांट यूज सच काइंड ऑफ क्रॉस यूनिट्स ना. एक को एसआई में, एक को दूसरे यूनिट में, ऐसा नहीं कर सकते. Sir, what is the last statement written in bracket? Nearly equal to 2, nearly equal to 1 by 12, nearly equal to 25 by 3. Yes. Is it okay? Yes, sir. चलो कुछ एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल 1, based on this, if pressure is 1.5 atm, volume is 3 liter, find number of moles at 27 degree Celsius. एग्जाम्पल 2. अब तक हम क्या करते थे, याद है वो एसटीपी वाला कंडीशन देखा था. एसटीपी में गैसेस को ले लेते थे वॉल्यूम बाय 22.4. नो, दिस इज नॉट एसटीपी. प्रेशर टेम्परेचर एसटीपी वाले नहीं है ना. 1 atm 0 डिग्री नहीं है. तो अब जब 1 atm 0 डिग्री नहीं है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करेंगे. एग्जाम्पल 2, if V is 25 meter cube and 3 moles, T 127 degree Celsius, find E. तीन एग्जाम्पल है. दे आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन पीवी इक्वल टू एनआरटी. सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना है. डेफिनेटली सम कैलकुलेशन आर देयर. एक क्वेश्चन लिखना है, सॉल्व करना है, दूसरा लिखना है, सॉल्व करना है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, देख लो एक बार. वी नीड टू यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी इन ऑल ऑफ देम. प्रेशर इज गिवन 1.5 atm. वॉल्यूम लीटर में, अच्छी बात है, इसे एटीएम में ले आए तो इसे लीटर में लेना ही होता है. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है. आर का वैल्यू एटीएम लीटर वाला 0.0821. टेम्परेचर 27 डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कर लो. सो वी नीड टू टेक टेम्परेचर इन केल्विन ऑलवेज.
एटीएम लीटर वाला वैल्यू चल रही है। So number of moles आ जाएंगे 1.5 into 3 4.5 रफली 1/12 ले लेते हैं इसे हम कैलकुलेशन के लिए। डिवाइड किया 1/12 300 तो 1/12 300 कितना होगा ये 12 to the 12 to the 24 6 8 12 5 जा 60 25 आएगा ये 9/2 25 9/50 9/50 18/100 0.18 मोल आ रहे हैं सॉल्व करने पर। चेक करो 0.18 आ रहे हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. वेटिंग फॉर सेकंड एंड थर्ड ऑल्सो। श्रेया समझ में आ रहा है? Yes, sir. करो सेकंड जल्दी से। सर 400 आ रहा है। प्रेशर इज इक्वल टू nRT अपॉन V। नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल। ये मीटर क्यूब में तो ऐसा यूनिट ले लो सब कुछ 8.314। टेम्परेचर 127 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट किया। वॉल्यूम 25 मीटर क्यूब। तो इसमें हमने आर का दूसरा वाला वैल्यू यूज किया ऐसा यूनिट। नंबर ऑफ मोल्स आर पी वी तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट किया। इसका मीटर क्यूब है। प्रेशर आएगा पास्कल। इसको रफली यदि मैं 25/3 लिख दूं तो 25/3 कैंसल बच गया 400 पास्कल। इज दैट ओके? Yes, sir. ओजस पवन समझ में आया इतना? Yes, sir. यस सर। नचिकेत? Yes, sir. थर्ड वाला क्रॉस यूनिट दे रखा है तो अब या तो इसे लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो या पास्कल को एटीएम में करो जो भी तुम्हें लगता है। लीटर से मीटर क्यूब ज्यादा इजी दिख रहा है। वेटिंग फॉर थर्ड आंसर तक जाओ चलो सभी। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया ये पास्कल में
नंबर ऑफ मोल्स R का वैल्यू 8.314, इट इज 25/3। ये 3 कैंसल, -3 + 3 कैंसल, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 25। एग्जैक्ट आ जाएगा 0.16 केल्विन। प्रैक्टिकली 0.16 केल्विन नहीं होगा डेफिनेटली, बट वो थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चन बना था उसका आंसर ही होगा। ओजस समझ में आया? 160 नहीं होगा, 0.16 होगा। यस सर। तनिष्का कैसे 0.8 आया है? क्या गलत किया है? तनिष्का समझ में आया नहीं आया? आया सर। चलो कोई डाउट यहाँ तक? होमवर्क फॉर द नेक्स्ट वीक, एक्सरसाइज पार्ट 1 कंप्लीट। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं उसके, बहुत ज्यादा नहीं है। पार्ट 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 48। और कुछ बच्चों ने जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए वापस से फॉरवर्ड कर देता हूँ ग्रुप पर ये जो भी क्वेश्चन जहां से दिए जा रहे हैं एक्सरसाइज में से। कर दिया है ना मैंने फॉरवर्ड, तो उसे डाउनलोड करके उसमें से एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करने हैं। तो डेफिनेटली न्यू स्टूडेंट पहले थोड़ा सा लेक्चर देख लेना, वीडियो लेक्चर नोट्स बनाना, फिर करना अटेंड, तब बनेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, सेशन एंड करें फिर आज हम। चलो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।